अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? पहले तो प्लीज़ मुझे बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? एवरीवन प्लीज़ जल्दी से बता दें, क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? अगर क्लियरली पहुंच रही है तो एक बार चैट पर क्लियर लिख दें, सो वी कैन स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके। तो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, सेकंड पास्ट पेपर क्वेश्चन कर कर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का जो टॉपिक है दैट वाज कंप्लीटेड। आज की क्लास में हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करना था एंड द न्यू टॉपिक वाज कंपनी अकाउंट्स, ठीक है जी। नए टॉपिक का नाम है कंपनी अकाउंट्स। बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। लेकिन देखिए इस टॉपिक में पता है क्या सीन है। अगर इस टॉपिक की थ्योरी आपको समझ नहीं आई ना, तो फिर इस टॉपिक की कैलकुलेशंस वर्किंग वाला पार्ट भी आपको इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कंपनी अकाउंट्स की थ्योरी इज़ रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो आ जाए ज़रा स्टार्ट करते हैं कंपनी, ठीक है। अच्छा अब देखिए मेरी बात सुने एवरीवन। कंपनी से पहले हमने काफ़ी दो तीन टॉपिक्स पहले हमने पढ़ा था सोल ट्रेडर बिजनेस, ऐसा ही है। क्या पढ़ा था हमने? सोल ट्रेडर बिजनेस। भाई सोल ट्रेडर में क्या होता था? सोल ट्रेडर वाज अ सिंगल ओनर बिजनेस, ऐसा ही है। जिस बिजनेस का एक सिंगल ओनर हो उसको सोल ट्रेडर बिजनेस बोलते थे ना। सोल ट्रेडर बिजनेस के बाद हमने पढ़ा पार्टनरशिप, पढ़ा था, ऐसा ही है। पार्टनरशिप में क्या है? मोर देन वन ओनर, मोर देन वन ओनर, ऐसा ही है। दो लोग होते हैं ना, एक से ज्यादा होते हैं, और मैक्सिमम 20 पीपल हो सकते हैं, 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा बिजनेस है? वो कंपनी बिजनेस है, ठीक है जी। अब देखिए मेरी बात सुने बहुत गौर से। सोल ट्रेडर बिजनेस का एक सिंगल ओनर होता है ना, तो यार सोल ट्रेडर बिजनेस ग्रो होने की एक लिमिट है ना। सोल ट्रेडर बिजनेस ग्रो होने की एक लिमिट है। मैक्सिमम एक बंदा जितना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उतना ही बिजनेस ग्रो हो सकता है, ऐसा ही है। तो अब सोल ट्रेडर मैक्सिमम एक ओनर ने मैक्सिमम कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस मैक्सिमम ग्रो कर दिया, अब उसको और बड़ा करना है बिजनेस। तो वो सोल ट्रेडर पे जाता है, सोल ट्रेडर से जाता है वो पार्टनरशिप बिजनेस पर, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा ओनर्स हो सकते हैं। लेकिन भाई अब पार्टनरशिप बिजनेस की भी ग्रो होने की एक लिमिट है ना। मैक्सिमम 20 पार्टनर्स हो सकते हैं, तो 20 पीपल जितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है उतना ही बिजनेस ग्रो हो सकता है। अब 20 लोगों ने मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मैक्सिमम बिजनेस ग्रो हो गया। अब बिजनेस को और बड़ा करना है, तो फिर किस कहाँ जाते हैं? फिर पार्टनरशिप से जाते हैं कंपनी बिजनेस पर, कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए कंपनी की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको आपने रजिस्टर वगैरह करवाना होता है थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर कंपनी को आपने स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना पड़ता है, अगर पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड तो ज़रूरी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करना, ठीक है। तो ये सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, कंपनी को रजिस्टर वगैरह करना, लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, कंपनी बन गई, कंपनी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर एक सवाल ये है कि सोल ट्रेडर बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? कैपिटल मतलब ओनर की इन्वेस्टमेंट, जो पैसा सोल ट्रेडर बिजनेस में क्या है, जो सिंगल ओनर है बिजनेस का, उसने जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा दैट इज कैपिटल, दैट इज इन्वेस्टमेंट इज द बिजनेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, दैट इज कैपिटल ऑफ द बिजनेस, ओके। पार्टनरशिप बिजनेस में कैपिटल क्या होता है? जो पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, ठीक है, वो कैपिटल होता है पार्टनरशिप बिजनेस का। अब कंपनी का कैपिटल क्या होता है? व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी? कंपनी का कैपिटल क्या होता है? एनीवन, क्या आप में से किसी को पता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैसे आता है? व्हाट इज व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी? एनीवन, डू यू नो? हाँ जी, एनी गेसेस? तो देखें, कंपनी का कैपिटल होते हैं, यस अहमद, उसके शेयर्स। कंपनी, नो, नॉट एक्यूमुलेटेड फंड, वो बेटा क्लब बिजनेस में होता है मीत। कंपनी के अंदर कंपनी का कैपिटल होते हैं शेयर्स। देखिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है, वहां पर उस कंपनी के होते हैं शेयर्स। तो खरीदते और बेचे जाते हैं स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स, ठीक है। अब देखिए कंपनी के शेयर्स होते हैं, कंपनी अपने शेयर्स बेचती है। जिसने कंपनी का शेयर खरीद लिया दैट इज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, एंड शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी।
तो कंपनी के शेयर्स हैं, कंपनी शेयर्स बेचेगी शेयर होल्डर को, और उसके उस शेयर्स के बदले में पैसे मिलेंगे ना। तो जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस, दैट इज कैपिटल ऑफ द कंपनी बिजनेस, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज कंपनी का कैपिटल, तो आपने बोलना है कंपनी का कैपिटल और उसके शेयर, शेयर्स बेचकर बिजनेस के अंदर जो पैसा आ रहा है, दैट इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो कंपनी का कैपिटल क्या होते हैं? उसके शेयर्स। अब बेटा ये जो कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं ना, शेयर्स बेचकर जो पैसे आ रहे हैं, कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं बेटा। एक होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जिसने कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर खरीदे वो कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है, जिसने कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे वो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, ठीक है। बच्चे बोलते हैं सर ये डिफरेंस तो बता दें ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में, ठीक है। तो सुने मेरी बात बहुत गौर से, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पहले सुन लें फिर रीड भी करेंगे बाद में, ठीक है। पहले सुन लें, समझ लें। तो देखिए जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है ना, जिनने ऑर्डिनरी शेयर खरीदे हैं कंपनी के, वो होते हैं ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। लेकिन जिनने प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं वो ट्रू ओनर नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी। वाई सर, ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए चूंकि कंपनी में सारा का सारा जो रिस्क ले रहा होता है ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ले रहा होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कोई रिस्क ही नहीं ले रहा होता। सर ऐसे कैसे, कैसे ऑर्डिनरी शेयर होल्डर रिस्क ले रहे हैं? सारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रिस्क नहीं है बिजनेस में, बताएं कैसे। तो सुने मेरी बात भाई, एक शेयर होल्डर कंपनी का शेयर क्यों खरीदता है? एनीवन आप में से कोई मुझे बता सकता है एक शेयर होल्डर कंपनी का शेयर क्यों खरीदेगा? कोई कंपनी का शेयर क्यों खरीदता है? वाई? फॉर द डिविडेंड, फॉर द डिविडेंड। देखो कंपनी के शेयर खरीदे, ठीक है, तो कंपनी के अंदर पैसे आए, दैट इज इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो बेटा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करा ना शेयर्स खरीद कर कंपनी के अंदर, ठीक है। तो अब एज ए रिवॉर्ड फॉर देयर इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर्स ने जो शेयर्स खरीद कर कंपनी के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करा, तो फॉर देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, कंपनी उनको रिवॉर्ड पे करती है। कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा जो है वो शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी शेयर होल्डर्स को दे रही है एज अ रिवॉर्ड, उसको कहते हैं डिविडेंड। तो बंदा कंपनी के शेयर्स डिविडेंड के लिए खरीदता है कि भाई शेयर खरीदें, फिर हर साल कंपनी से क्या मिले? डिविडेंड मिले, ठीक है। तो अब डिविडेंड बेटा पहले किसको दिया जाता है? डिविडेंड पहले दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि उनका कंपनी में कोई रिस्क नहीं है, पहले उनको डिविडेंड मिल गया। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट बचा तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। तो इससे पता लग रहा है बेटा रिस्क कौन ले रहा है कंपनी में? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ना डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड होता है बेटा, जितना भी प्रॉफिट हो उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा, डिसाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल 3%, तो हर साल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक फिक्स 3% डिविडेंड मिलेगा, उनकी शेयर्स की वैल्यू का 3% मिल जाएगा उनको। कुछ भी परसेंटेज हो सकती है, डिसाइड होती है, ठीक है। लेकिन बेटा ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड नहीं है। ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, प्रॉफिट हुआ ही नहीं डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भाई फिक्स्ड है, जितना वो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो रिस्क नहीं है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई, सारा रिस्क कौन ले रहा है इससे पता चल रहा है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अब देखो एक और बात है जिससे पता लग रहा होता है कि रिस्क सारा कंपनी में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई रिस्क नहीं है। अब वो क्या बात है, सुने मेरी बात भाई। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद हो रही है, खत्म हो रही है, ठीक है, वाइंड अप हो रही है। व्हेन द कंपनी इज वाइंडिंग अप, या एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही है, खत्म हो रही है, तो बेटा कंपनी बिजनेस में पता है क्या करा जाता है? सब चीज़ें बेच बाच कर कंपनी के एसेट्स वगैरह सेल वेल करके सारे पैसे जमा किए जाते हैं, और शेयर होल्डर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको क्या कर दी जाती है? वापस कर दी जाती है। तो एट दिस टाइम, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सर पहले किसके पैसे वापसी किए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर्स के, क्योंकि उनका कोई रिस्क नहीं है कंपनी में, पहले उनको पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद पैसे बचे तो ऑर्डिनरी शेयर्स को पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से पता लग रहा होता है कि सारा रिस्क जो कंपनी में ले रहा है ना, वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ले रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कंपनी में कोई रिस्क नहीं होता, तभी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ट्रू ओनर है कंपनी के, प्रेफरेंस शेयर ट्रू ओनर्स नहीं होते। और बेटा ऑर्डिनरी शेयर ज़्यादातर उनके पास होते हैं जिनने कंपनी फॉर्म की होती है, ठीक है। अब एक और बात सुन लें, कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर, सारे डिसीजन कंपनी में कौन ले सकता है? डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होती है सर? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होती है, वो ट्रू ओनर है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती। अब बेटा कंपनी के अंदर डिसीजन कैसे लिया जाता है आपको पता है? देखो कंपनी की साल में एक बार जो है ना एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस उस मीटिंग में ही ले लिए जाते हैं, या उसके अलावा भी कोई डिसीजन लेना है तो मीटिंग कॉल की जाती है। अब देखो ये जो मीटिंग का इनविटेशन है ना बेटा, वो सारे शेयर होल्डर्स को जाता है, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे ऑर्डिनरी हो, सबको जाएगा इनविटेशन, सब आ सकते हैं मीटिंग में, ठीक है। अब उस मीटिंग के अंदर जिस चीज़ पे डिसीजन लेना होता है वो पॉइंट सामने रखा जाता है,
और फिर शेयर होल्डर से वोटिंग कराई जाती है कि भाई इस पॉइंट पे यस का डिसीजन लें या नो का डिसीजन लें, ठीक है। तो वोटिंग शेयर होल्डर से कराकर डिसीजन लिया जाता है। सो सर ये जो वोटिंग राइट्स है ना कंपनी मीटिंग के अंदर, वोटिंग राइट्स ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। दैट्स वाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कंपनी के डिसीजन ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, ठीक है। तो सर ये सारा सीन होता है जो मैंने आपको समझा दिया है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच के जो डिफरेंस है वो सब मैंने आपको समझा दिए। आ जाए बेटा, अब जरा एक बार जो है ये जो पैराग्राफ्स लिखे हुए मैंने ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के, ये रीड भी कर लेते हैं, ठीक है। ये एस एमसीक्यूज में भी आ सकता है मीत। अब एवरीवन, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर दे आर ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी एज दे टेक मोस्ट ऑफ द रिस्क इन द कंपनी। ये कंपनी के ट्रू ओनर होते हैं क्योंकि कंपनी में सारा का सारा रिस्क इनका होता है। एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे आर द लास्ट वन टू गेट अ डिविडेंड। बेटा इनको डिविडेंड बाद में मिलता है, लास्ट में पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब कंपनी बंद हो रही है, दे आर द लास्ट वन टू गेट देयर मनी बैक। इनको पैसे भी लास्ट में वापसी मिलते हैं, पहले प्रेफरेंस शेयर्स के वापसी किए जाते हैं। दे हैव वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स एंड आर ऑलवेज पार्ट ऑफ कंपनीज डिसीजन मेकिंग। इनके पास कंपनी मीटिंग में वोटिंग राइट्स होते हैं और ये हमेशा कंपनी की डिसीजन मेकिंग का पार्ट होते हैं। देयर डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, इनका डिविडेंड फिक्स नहीं होता एंड इट फ्लक्चुएट्स विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। इन द ईयर्स ऑफ लो और नो प्रॉफिट दे डू नॉट गेट डिविडेंड, बट इन द ईयर्स ऑफ हायर प्रॉफिट दे एंजॉय हेल्दी, हेल्दी मतलब ज़्यादा डिविडेंड, ठीक है जी। तो सर जो जो आपको समझाया वो सब इसमें लिखा हुआ है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पैराग्राफ में। अब सर जरा इसी तरह जो है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। दे अर्न अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। बेटा इनका डिविडेंड का परसेंटेज फिक्स्ड होता है, रेट फिक्स्ड होता है। दे आर नॉट द ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी एज दे डू नॉट टेक मोस्ट ऑफ द रिस्क इन द कंपनी। ये कंपनी के ट्रू ओनर नहीं होते क्योंकि इनका कंपनी में कोई रिस्क नहीं होता। दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स। बेटा कंपनी मीटिंग्स में इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते एंड आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनीज डिसीजन मेकिंग। दैट्स वाई वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग का पार्ट नहीं होते। दे हैव टू राइट्स ओवर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। हाँ इनको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के ऊपर दो राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस दी जाती है। क्या किस चीज़ में? वही कि डिविडेंड पहले इनको मिलेगा और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पहले इनके पैसे वापसी किए जाएंगे। तो देख लें, एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दे विल गेट डिविडेंड बिफोर एनीथिंग पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन दे विल गेट देयर मनी बैक बिफोर एनीथिंग इज पेड टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। तो बेटा मैंने आपको दोनों शेयर होल्डर के बारे में बता दिया, ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच के डिफरेंस बता दिए। क्या सर सबको क्लियर है अबाउट द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर? शेयर्स बेचकर जो पैसा आता है दैट इज कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो कंपनी का कैपिटल उसके शेयर्स होते हैं। एवरीवन अभी तक जो जो बातें आपके साथ की हैं क्या वो आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करके बता दें ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके ग्रेट। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है ना, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के कोई टाइप्स नहीं होते, ये एक ही होते हैं बस, ऑर्डिनरी शेयर। जिसने कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर खरीदे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, प्रेफरेंस शेयर्स भी में भी तीन टाइप्स हैं, तीन तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर वर्किंग के वक्त नहीं आ सकते, बस इनकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इनकी थ्योरी टेस्ट हो सकती है जो थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। अब सर प्रेफरेंस शेयर होते हैं तीन तरह के, एक को हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक को हम बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। अब सर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव, क्या कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं ये, आ जाए आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जांपल आपके लिए बनाया हुआ है, इस एग्जांपल से बहुत आसानी से आपको पता लग जाएगा कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से हैं, ओके। देखो ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री। ईयर वन में कंपनी को लॉस हुआ, ईयर टू में लॉस हुआ, ईयर थ्री में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। अब कुछ शेयर होल्डर्स को हमने कंपनी के क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेचे हुए थे और कुछ लोगों को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बेचे हुए थे। अब सर ये जो शेयर से पहले परसेंटेज लिखा होता है ना, ये इनके पूरे एक साल के डिविडेंड का परसेंटेज होता है कि भाई शेयर्स की वैल्यू का इतना परसेंट हम डिविडेंड देंगे इनको। अब जिनको क्यूमुलेटिव शेयर, जिसने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उसको भी पर ईयर 8% डिविडेंड मिलेगा। जिनने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उनको भी 8% डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर पहले साल लॉस हुआ है तो कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा ना, लॉस है तो नुकसान में तो आपके पास पैसे ही नहीं, आप डिविडेंड दे ही नहीं सकते। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं मिलेगा पहले साल। दूसरे साल लॉस हुआ, दूसरे साल भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अब तीसरे साल प्रॉफिट हुआ, तीसरे साल डिविडेंड देना है।
लेकिन सर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। क्यूमुलेटिव का मतलब पता है, मिलाकर, जमा, क्यूमुलेट कर देना। अगर पिछले साल डिविडेंड नहीं दिया तो बेटा वो मिलाकर मैं नेक्स्ट ईयर दूंगा। 8% पहले साल का, 8% दूसरे साल का और 8% तीसरे साल का, टोटल तीसरे साल में 24% दिया जाएगा इनको डिविडेंड। पिछले सालों का नहीं पे करा, मिलाकर देंगे। लेकिन बेटा अगर जो नॉन क्यूमुलेटिव, जिनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, उनका पता है क्या सीन होता है? पहले साल लॉस था बेटा, डिविडेंड नहीं दिया, दूसरे साल लॉस था, डिविडेंड नहीं दिया, अब तीसरे साल प्रॉफिट हुआ है, तीसरे साल डिविडेंड देना है। लेकिन बेटा सिर्फ तीसरे साल का ही देंगे, पुराना कोई मिलाकर नहीं देंगे। जिस साल प्रॉफिट होता है उस साल डिविडेंड, जिस साल लॉस है उस साल डिविडेंड देंगे ही नहीं। ठीक है? तो बेटा नॉन क्यूमुलेटिव ना, मिलाकर नहीं, नॉन क्यूमुलेट, मिलाना, जमा कर नहीं देना, इसमें ये सीन होता है। ठीक है? तो ये होते हैं बेटा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का ये सीन होता है, और क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का ये सीन होता है। आज अब आपको इसकी डेफिनेशन भी रीड कराते हैं। अब सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एवरी गिवन ईयर, अगर हर गिवन ईयर में डिविडेंड नहीं पे करा, इट विल बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग ईयर अगले साल मिलाकर दे देंगे। सर नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड इन एनी गिवन ईयर, अगर किसी गिवन ईयर में डिविडेंड पे नहीं करा, इट विल नॉट बी पेड इन द फॉलोइंग ईयर, अगले साल फिर मिलाकर भी नहीं देंगे। नहीं मिला डिविडेंड तो नहीं मिला। ठीक है? तो बेटा ये होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब आपको थर्ड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी मैं समझा देता हूँ। थर्ड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर, बेटा थर्ड टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। कौन से प्रेफरेंस शेयर बेटा? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। सर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या सीन होता है? या सर पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या सीन होता है, गौर से सुनिएगा। देखिए पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है ना, ये नॉर्मल वाले प्रेफरेंस शेयर से थोड़े से हटके होते हैं। कैसे? पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर इनका नाम क्यों है? देखो ये पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर जो है ना, ये क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। इनका डिविडेंड का सीन क्यूमुलेटिव वाला भी हो सकता है, नॉन क्यूमुलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है? क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं। लेकिन ये पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर हैं? देखो जो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते ना कंपनी मीटिंग में, और उनको डिविडेंड का परसेंटेज भी फिक्स्ड होता है उनका। लेकिन ये जो पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर है ना, इनको एक दो एक्स्ट्रा राइट्स दे दिए जाते हैं नॉर्मल वाले प्रेफरेंस शेयर से। फॉर एग्जांपल, इनको थोड़े बहुत वोटिंग राइट्स दे दिए जाएंगे कुछ चीज़ों के लिए। जब ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कंपनी को तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दिया जाएगा। ठीक है? तो ये सीन होता है बेटा। तो ये जो एक्स्ट्रा राइट्स इनको दिए जाते हैं ना, कंपनी की एक एमओए होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी की एक बुक होती है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। सो ये जो एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं ना पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को, वो कंपनी की वो बुक में लिखे हुए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्टेटेड होते हैं। तो ये इनको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा राइट्स दिए जाते हैं, तभी इन वाले प्रेफरेंस शेयर्स का नाम पड़ गया पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? तो आ जाए जरा रीड भी कर लें। दे कैन बी क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, बट दे हैव सम एडिशनल राइट्स ओवर द कन्वेंशनल प्रेफरेंस शेयर्स विच आर स्टेटेड इन कंपनीज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल क्या एक्स्ट्रा राइट्स होते हैं? दे मे गेट सम एडिशनल डिविडेंड इन द ईयर ऑफ बम्पर प्रॉफिट, मतलब हायर प्रॉफिट, और दे मे हैव सम वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग्स, या इनको थोड़े बहुत वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं कंपनी मीटिंग में। तो सर ये तीन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं। ये सिर्फ थ्योरी में आ सकते हैं बेटा, इनकी वर्किंग वर्किंग में ये नहीं आते, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव नहीं आते। ठीक है? इनकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? अब अब बेटा ये जो आपको थ्री टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर मैंने एक्सप्लेन करे हैं बेटा, क्या ये क्लियर है या नहीं क्लियर? एवरीवन प्लीज जल्दी से बता दें। वेटिंग फॉर द रिप्लाई गाइस। क्या सबको यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? 100%? अच्छा सर, अब जो है, अब मैं आपको एक और बात बताऊं। देखो आप लोगों से मुझे, यस श्योर, सर आप लोगों से मुझे एक जवाब चाहिए। कंपनी का कैपिटल क्या होता है? कंपनी का कैपिटल क्या होता है? कंपनी का कैपिटल क्या होता है? उसके शेयर्स बेच के जो पैसे आ रहे हैं, दैट इज कैपिटल ऑफ द कंपनी। ओके? अब सर क्या कंपनी के कैपिटल में सिर्फ शेयर्स होते हैं? अच्छा पहले तो एक बात और, कंपनी के अंदर आप कैपिटल नहीं बोलते, सोल ट्रेडर में कैपिटल बोलते थे, कैपिटल नहीं बोलते कंपनी में। कंपनी में कैपिटल को हम बोलते हैं इक्विटी। इक्विटी मींस कैपिटल। ठीक है? इक्विटी कैपिटल सेम थिंग। तो कंपनी में हम बोलते हैं इक्विटी, तो इक्विटी मतलब कैपिटल। अब कंपनी के कैपिटल में सिर्फ शेयर्स होते हैं क्या? नो सर, शेयर्स के अलावा एक और चीज होती है, उसको कहते हैं रिजर्व्स। क्या कहते हैं? रिजर्व्स। तो भाई देखो ये जो शेयर्स वाला कैपिटल है ना कंपनी का ये जो शेयर्स वाला कैपिटल है, इसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। शेयर्स वाले कैपिटल को हम बोलते हैं शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में कितनी चीजें आ गई? दो तरह के शेयर्स होते आ गए ना, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स।
अब कंपनी के शेयर्स वाले क्या, कंपनी की इक्विटी, कंपनी के कैपिटल के अंदर शेयर के अलावा और भी चीज होती है, इक्विटी में कैपिटल में एक और भी चीज होती है, उसको हम कहते हैं रिजर्व्स। क्या कहते हैं? रिजर्व्स। अब सर व्हाट आर दीज रिजर्व्स? देखो कंपनी की इक्विटी में दो चीजें हैं, शेयर्स वाला कैपिटल और रिजर्व्स, ऐसा ही है। तो अगर रिजर्व्स की डेफिनेशन में बनाऊं, तो रिजर्व्स एनी पार्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी का कोई भी पार्ट एक्सेप्ट शेयर कैपिटल। कंपनी की टोटल इक्विटी है, इस टोटल इक्विटी में से शेयर्स वाला कैपिटल हटा दो तो जितनी इक्विटी बच गई उसको रिजर्व्स कहते हैं। तभी नीचे देखें रिजर्व्स की डेफिनेशन क्या लिखी है, एनी पार्ट ऑफ इक्विटी एक्सेप्ट शेयर कैपिटल इज नोन एज रिजर्व्स। एनी पार्ट ऑफ इक्विटी, टोटल जो कैपिटल है, जो इक्विटी है, उसमें से शेयर कैपिटल हटा दें, एक्सेप्ट शेयर कैपिटल, जितनी इक्विटी बच गई उसको आप रिजर्व्स कहते हो, ठीक है। अब सर ये जो रिजर्व्स होते हैं ना बेटा, ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये रिजर्व्स होते हैं दो तरह के। कितने तरह के रिजर्व्स होते हैं बेटा? दो तरह के रिजर्व्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व्स। एक को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल रिजर्व्स। और सेकंड टाइप ऑफ रिजर्व्स को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। ओके, कैपिटल रिजर्व्स एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, ठीक है। अब देखो, कैपिटल रिजर्व के भी दो टाइप्स होते हैं और रेवेन्यू रिजर्व के भी दो टाइप्स होते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व की जो टाइप्स है ना, ये हमारे ओ लेवल्स के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। आपको बस कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बस। उसके अलावा कैपिटल रिजर्व कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, बस कैपिटल रिजर्व की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेकिन हाँ, रेवेन्यू रिजर्व कोर्स में इंक्लूडेड है। रेवेन्यू रिजर्व के भी दो टाइप्स होते हैं बेटा। रेवेन्यू रिजर्व के भी कितने टाइप्स होते हैं बेटा? दो टाइप्स होते हैं। क्या क्या है उन दो टाइप्स का नाम, गौर से सुन लें। रेवेन्यू रिजर्व का जो पहला टाइप है उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड प्रॉफिट। दूसरा टाइप है उसको हम कहते हैं जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व, ठीक है। तो बेटा ये आपका चार्ट है कंपनी के टोटल कैपिटल टोटल इक्विटी का। कंपनी की इक्विटी में आप पहले, आपसे कोई पूछे, आप बोले दो चीजें होती हैं सर, शेयर्स वाला कैपिटल, शेयर कैपिटल होता है, और रिजर्व्स होता है। अब शेयर कैपिटल में दो चीजें आती हैं, ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब रिजर्व में दो रिजर्व हैं, लेकिन कैपिटल रिजर्व कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, तो सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व है। तो रेवेन्यू रिजर्व के दो टाइप आ जाते हैं, रिटेन प्रॉफिट एंड जनरल रिजर्व। तो बेटा अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कैलकुलेट द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, कैलकुलेट द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको चार चीजें प्लस करनी पड़ेंगी, ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिटेन प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व। ये है कंपनी की टोटल इक्विटी। अगर आपको बोले कैलकुलेट द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, तो टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी कैसे कैलकुलेट होगी? ऑर्डिनरी शेयर्स प्लस प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट प्लस जनरल रिजर्व। दिस इज द टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब बेटा रिजर्व्स तो आपको पता चल गया ना क्या होते हैं। कंपनी का जो कैपिटल, टोटल इक्विटी जो है, टोटल कैपिटल, उसमें से शेयर्स वाला कैपिटल हटा दें, जितनी इक्विटी बच गई उसको आप कहते हैं रिजर्व्स। अब सर ये जो रिजर्व्स होते हैं ना, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व, अब इसको जरा डिस्कस करते हैं हम नीचे चल के। अब देखिए सर, जो रेवेन्यू रिजर्व है ना, इसमें कहाँ से अमाउंट आता है, पैसा कहाँ से आता है? सर कंपनी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होता है ना, इंटरेस्ट टैक्स वैक्स सब पे करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया वो कंपनी में री इन्वेस्ट होता है। तो ये जो प्रॉफिट जो इन्वेस्ट हो रहा है वो भी कैपिटल है ना, तो उसको जो बचा हुआ प्रॉफिट है कंपनी का, उससे बनता है रेवेन्यू रिजर्व, वो सब जाते हैं रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है। तो तभी रेवेन्यू रिजर्व की डेफिनेशन क्या है? ऑल दोज रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम प्रॉफिट। ये वो रिजर्व्स हैं जो कंपनी के प्रॉफिट से बनते हैं, और कैन बी गिवन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी हम जो है ना, ये रेवेन्यू रिजर्व से ही पे करते हैं। लेकिन बस कैपिटल रिजर्व के बारे में आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कैपिटल रिजर्व्स बेटा वो रिजर्व्स होते हैं, आर दोज रिजर्व्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते, एंड कैन नॉट बी गिवन एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, और आप कैपिटल रिजर्व में से शेयर होल्डर को डिविडेंड भी नहीं पे कर सकते, ठीक है। तो रेवेन्यू रिजर्व्स वो रिजर्व जो कंपनी के प्रॉफिट से बनते हैं, और रेवेन्यू रिजर्व से ही हम शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करते हैं। लेकिन कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व जो कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बनते, और उसमें से आप शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे नहीं कर सकते। अब बेटा ये जो रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं ना, रेवेन्यू रिजर्व्स के भी दो टाइप्स हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स के भी बेटा कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स, रिटेन प्रॉफिट और जनरल रिजर्व। अब रिटेन प्रॉफिट क्या है बेटा? इट इज लेफ्ट ओवर प्रॉफिट
बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी में री इन्वेस्ट होता है ना, वो रेवेन्यू रिजर्व बनते हैं उससे। तो पहला रेवेन्यू रिजर्व जो है रिटेन प्रॉफिट, इट इज लेफ्ट ओवर प्रॉफिट आफ्टर ऑल द डिस्ट्रीब्यूशंस व्हिच इज री इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी। कंपनी का लेफ्ट ओवर बचा हुआ प्रॉफिट, इंटरेस्ट टैक्स पे करने के बाद जो कंपनी का प्रॉफिट बच गया वो कंपनी में री इन्वेस्ट होता है, उसको बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। क्या? रिटेन प्रॉफिट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, इट इज अ टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। अब सर जब रिटेन अर्निंग में पैसा ज्यादा जमा हो जाए ना, बचा हुआ प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो जाए, तो फिर थोड़े से पैसे रिटेन प्रॉफिट से निकालते हैं और एक रिजर्व बनाते हैं नया, उसका नाम रखते हैं जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व भी रेवेन्यू रिजर्व का ही टाइप है, ठीक है। और रिटेन प्रॉफिट से थोड़े पैसे निकालकर जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं? जनरल रिजर्व में। ऐसा क्यों सर? रिटेन प्रॉफिट में ही रहने दें पैसे? नहीं बेटा, रिटेन प्रॉफिट तो री इन्वेस्ट हो जाएगा ना। हम क्या करते हैं, जब बचा हुआ प्रॉफिट ज्यादा हो गया, रिटेन प्रॉफिट ज्यादा हो गया, थोड़े से पैसे निकाले रिटेन प्रॉफिट से और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर आगे आने वाले टाइम पे कंपनी पे कोई बुराई आ जाए, इमरजेंसीज, फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए वो पैसे हम कहाँ? जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी, कोई बुराई आए तो हम वो पैसे फिर यूज कर सकें। अब बच्चे बोलते हैं सर किस तरह की इमरजेंसीज? भाई अर्जेंटली नॉन करंट एसेट खरीदने हैं, पैसे नहीं है, तो कहाँ से फिर जनरल रिजर्व से यूज होंगे पैसे? अब देखो, शेयर होल्डर कंपनी के शेयर क्यों खरीद रहा है? डिविडेंड के लिए। अब कभी हम डिविडेंड नहीं पे कर पाए शेयर होल्डर को, ठीक है, तो शेयर होल्डर को तो डिविडेंड चाहिए, वो तो नाराज हो जाएगा, अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकाल लेगा। तो ऐसे टाइम पर भी फिर कौन सा रिजर्व? ये जनरल रिजर्व यूज होता है, ठीक है। तो बेटा ये सीन होता है, ठीक है। तो अगर जनरल रिजर्व की आप डेफिनेशन पढ़ें, सबसे पहली लाइन में जनरल रिजर्व की डेफिनेशन में इसका यूज लिखा है, इट इज यूज टू स्मूथ द एनुअल डिविडेंड। अगर डिविडेंड नहीं पे कर पा रहे तो फिर यहां से करते हैं ना, तो ये डिविडेंड को स्मूथ करने के लिए, कि रुकावट ना है डिविडेंड में, उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इन द ईयर्स ऑफ हायर प्रॉफिट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द जनरल रिजर्व। जब प्रॉफिट ज्यादा है तो अमाउंट, पैसे रिटेन प्रॉफिट से निकालकर जनरल रिजर्व में डाल देते हैं। एंड इन द ईयर्स ऑफ लोअर प्रॉफिट, जब प्रॉफिट कम है, पैसों की जरूरत है, अमाउंट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द जनरल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व से निकाल कर पैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सीन होता है रेवेन्यू रिजर्व। ये दोनों रेवेन्यू रिजर्व हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब एक लास्ट टाइम बेटा, जो ऊपर आपको पूरा चार्ट बनवाया था ना बेटा, उस पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। सर मैंने आपको पूरी कंपनी का कैपिटल, जो इक्विटी है ना कंपनी की टोटल, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। कंपनी की इक्विटी में अगर आपसे पहले मैं पूछूं तो आप बोले दो चीज़ें होती हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। शेयर कैपिटल, शेयर वाला कैपिटल जिसमें ऑर्डिनरी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आ गए। रिजर्व्स में दो रिजर्व होते हैं, कैपिटल, रेवेन्यू रिजर्व्स। कैपिटल रिजर्व के दो टाइप्स हैं, वो कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, मतलब सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं रिजर्व्स में, इन ओ लेवल्स। और उसके दो टाइप्स हैं, रिटेन प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो अगर आपको बोल दे कैलकुलेट द टोटल कैपिटल ऑफ द इक्विटी, टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी, तो इक्विटी में कितनी चीज़ें आपको ऐड अप करके नहीं पड़ेंगी, तो टोटल इक्विटी आएगी। शेयर कैपिटल की दो चीज़ें और रेवेन्यू रिजर्व्स की दो चीज़ें, तो यहाँ से ये दोनों इंक्लूड करा तो रिजर्व्स इंक्लूड हो गए, ये दोनों ऐड अप करा तो शेयर कैपिटल इंक्लूड हो गया, शेयर्स वाला कैपिटल, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें ऐड अप करते हैं, देन यू गेट द कंपनी की टोटल इक्विटी, ठीक है। अब, और ये आपको सारी चीज़ें समझा भी दी मैंने, एक्सप्लेन भी कर दी, ठीक है। तो बेटा ये होती है कंपनी की टोटल इक्विटी। अब गाइस, अब तो देखें, गौर से मेरी बात सुने सर। सोल ट्रेडर बिजनेस पढ़ा, सोल ट्रेडर बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें बनानी होती थी? दो, इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी, ऐसा ही है। सर पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैक्सिमम पांच चीजें बनाने को आ सकती हैं, करंट अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट, एसओएफपी, कैपिटल अकाउंट। सर अभी लास्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पढ़ा, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीजें बनाने को आती हैं। वो तीन चीजें क्या हैं बेटा? वो तीन चीजें हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, एसओएफपी। सर ये कंपनी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीज़ें बनाने को आती हैं? सर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन चीज़ें बनाने को आती हैं। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की बनती है बेटा, नंबर वन। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SOCIE, सोशी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा सोशी बनाने को आ सकती है सेकंड पे। और थर्ड चीज़ कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP। ये तीन चीज़ें बेटा बनाने को आ सकती हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों के फॉर्मेट से आपको दिखाता हूँ बेटा। ये कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये कंपनी की सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का फॉर्मेट, ठीक है। और ये कंपनी की बैलेंस शीट मतलब SOFP का फॉर्मेट। बेटा ये तीनों चीज़ों का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इन द नेक्स्ट क्लास। आज मुझे आपको सारी थ्योरी कंपनी की एक्सप्लेन करनी थी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। बेटा फॉर्मेट्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पहला पास्ट पेपर क्वेश्चन भी इसका नेक्स्ट क्लास में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो गाइज आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर सारी चीज़ें क्लियर हैं तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू। ख्याल रखें सब अपना।